नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी, जिनमें मात्र 3 के ही उम्मीदवार कांग्रेस ने कल तक चुन रखे थे, किशनगंज, भागलपुर और कटिहार। जिसके बाद कल रात में ही कांग्रेस ने 5 सीटों पे, जिसमें मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर सहित और 2 सीटें जिनका चुनाव उम्मीदवारों का कांग्रेस ने कल रात किया है। चुनाव की दूसरी चरण की प्रक्रिया कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है और कांग्रेस की जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है देश में, और उसके बाद इतना देर करना उम्मीदवारों को चुनने में, एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार पूरे क्षेत्र का एक चक्कर लगा चुके हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन ही अब लास्ट तौर पर हो रहा है। नॉमिनेशन के मात्र 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर में अजय निषाद को कांग्रेस की तरफ से चुना गया है उम्मीदवारी के लिए। तो क्या स्थिति लग रही है कांग्रेस की और क्यों इतनी देर की जा रही है कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों का चयन करने में? आपको बता दें कि 9 में से 8 का ही अभी तक चयन हो चुका है। पटना शाही सीट अभी भी कांग्रेस की जो कोटे में आई है, उस पर अभी भी उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया है। चुनाव शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ सीटों पर कांग्रेस के द्वारा अभी तक उम्मीदवार नहीं चुने गए। तो क्या लग रहा है, क्यों इतनी देर की जा रही है? इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषज्ञ भी है। उनसे बात करेंगे कि क्या स्थिति है कांग्रेस की जो इतनी देरी लग रही है। पहले तो प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। धन्यवाद। तो क्या लग रहा है, अभी फिलहाल मुजफ्फरपुर में 2 दिन, नॉमिनेशन के 2 दिन पहले अजय निषाद को उम्मीदवार बनाया गया कांग्रेस की ओर से, और उसके अलावा भी बाकी 5 सीटों की घोषणा की गई है। इतनी देर क्यों कर रही है कांग्रेस? असल बात है कि कांग्रेस के साथ परेशानी है कि कांग्रेस का कोई संगठन अब बिहार में नहीं रह गया हुआ है। कांग्रेस यहाँ अपने चुनावी जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद जी के करिश्मे पर डिपेंड करती है, और इसीलिए जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो भी सारे सलाह मशवरा लालू जी से करके ही आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर क्षेत्र की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पर प्रारंभ में ही ये पता चला था कि यहाँ से विजेंद्र चौधरी जी जो नगर विधायक हैं और कई बार विधायक रह चुके हैं, एमपी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, जीते नहीं हैं हालांकि, उनको यहाँ से महागठबंधन की ओर से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जाएगा। वो कांग्रेस के विधायक भी हैं और ऐसा लग रहा था कि एक मजबूत लड़ाई यहाँ पर होगी, क्योंकि बीजेपी ने और एनडीए ने बहुत पहले ही अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया था, जो पेशे से डॉक्टर हैं और जिनका नाम है राजभूषण चौधरी निषाद। लेकिन ऐसा हुआ कि जो 10 वर्षों से बीजेपी में थे, 2014 में वो जीते, 2019 में जीते अजय निषाद जी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ से जो फीडबैक उनको मिला, उसके आधार पर उनकी लोकप्रियता में कमी देखते हुए उनको टिकट नहीं दिया और टिकट राजभूषण निषाद जी को मिला, जो पिछले बार वीआईपी से चुनाव लड़ रहे थे। अखिलेश प्रसाद सिंह ने वादा कर दिया था कि ये विजेंद्र चौधरी जी को ही यहाँ से टिकट मिलेगा, अखबारों में भी बात आ गई हुई थी और सब लोग यही समझ रहे थे। लेकिन अजय निषाद जी डायरेक्ट, कहा जाता है कि डायरेक्ट वो राहुल गांधी से मिले और राहुल गांधी ने वेणुगोपाल जी को डायरेक्शन दिया कि आप इनको टिकट दें। तो हमको लगता है कि ये हर जगह जहाँ जहाँ भी स्थितियाँ थीं, जिन 5 जगह का अभी डिक्लेरेशन हुआ है, वहाँ हर जगह यही स्थिति है। तो इस तरह से अब अजय निषाद जी को टिकट मिल गया है, वो आ गए हैं, और फिर से एक मुजफ्फरपुर में 2 निषाद 2019 की तरह यहाँ भी फिर इस बार एक बार फिर से 2 निषाद यानी 2 मलाह कम्युनिटी के लोग ही चुनाव लड़ेंगे। जबकि मुजफ्फरपुर में ऐसा नहीं है कि मलाहों की संख्या उतनी ज़्यादा है कि दोनों के दोनों गठबंधन जो हैं वो मलाह जाति से ही कैंडिडेट दें। दूसरे कैंडिडेट को अगर आप देते तो लड़ाई रोचक हो सकती थी।
अब अभी जैसा कि आपने बताया अभी कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो डॉक्टर हैं पेशे से और बहुत अच्छे से अपने प्रचार में लगे हुए हैं और लगभग पूरे क्षेत्र का एक बार का भ्रमण उनका हो चुका है। तब है कि अजय निषाद जी पुराने खिलाड़ी हैं, 10 वर्षों से वो यहाँ पर हैं और उसके अलावा उनके पिताजी भी जय नारायण निषाद जी भी मंत्री भी रहे हुए हैं केंद्र सरकार में और कई बार वो लोकसभा का डिफरेंट दलों से, कभी राजद से, कभी जेडीयू से चुनाव भी जीत चुके हैं। तो उनकी भी पकड़ क्षेत्र पर अच्छी है। लोकप्रियता में कमी ज़रूर है, लेकिन 2 निषाद हैं तो अब तो डिसाइडिंग फैक्टर दूसरे जाति के लोग यहाँ मुजफ्फरपुर में हो गए हुए हैं और उसमें जिसको भी ज़्यादा मत आएगा वो चुनाव जीतेगा। इसके बाद दूसरा क्षेत्र जो है वो महाराजगंज का क्षेत्र है। अब महाराजगंज में भी ऐसा कहा जा रहा था कि जो लोजपा में जो अरुण कुमार थे, जो उसके वाइस प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट थे और चिराग पासवान जी उनको चाचा ही कहते थे, तो वो उन्होंने जब उनको टिकट नहीं मिला, वो चाहते थे कि जहानाबाद से लड़ें या नवादा से लड़ें, लेकिन दोनों जगह से कहीं से उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने लोजपा को छोड़ दिया। ऐसा कहा जा रहा था कि लालू यादव चाहते थे कि महाराजगंज सीट से कोई भूमिहार लड़े और भूमिहार में वो अरुण बाबू को चाहते थे। उसका कारण ये था कि रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की छोटी बेटी हैं वो सारण से लड़ रही हैं, तो वो चाहते हैं कि अगर कोई भूमिहार वहाँ से चुनाव महाराजगंज से लड़ेगा तो उसका प्रभाव सारण में, चूँकि सारण बगल का क्षेत्र है, तो सारण में उसके भूमिहारों पर पड़ेगा और भूमिहार वहाँ एनडीए को छोड़कर रोहिणी आचार्य को वोट करेंगे। तो इसलिए वो भूमिहार को चाहते थे, लेकिन कहा जाता है कि वो अरुण बाबू को चाहते थे। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बिहार के, वो अपने पुत्र को लॉन्च करने की बेचैनी में हैं। होता ही है, स्वाभाविक है कि सब लोग अपने अपने पुत्र को लॉन्च करना चाहते हैं। तो लॉन्चिंग तो उनको पिछले 2019 में मोतिहारी में हो गई थी, जब उपेंद्र कुशवाहा जो महागठबंधन के साथ उस समय थे, उन्होंने वहाँ से टिकट दिया था, लेकिन वो बुरी तरह से पराजित हो गए थे। जबकि अखिलेश प्रसाद सिंह एक दफ़े मोतिहारी से चुनाव जीते हुए हैं आरजेडी से और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उनको स्थान मिला हुआ है। तो इस बार फिर अखिलेश प्रसाद सिंह की इच्छा थी कि उनके लड़के कहीं ना कहीं से एडजस्ट हों, तो उन्होंने अपने पुत्र आकाश प्रसाद सिंह को महाराजगंज में। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है तो आकाश प्रसाद सिंह ने फॉरेन डिग्री ले रखी है, उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई फॉरेन से की है, तो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। और महाराजगंज में आप सब जान रहे हैं कि वहाँ पर जनार्दन सेग्रीवाल जो कि बहुत ही ईमानदार छवि के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इस बार था कि उनको टिकट नहीं मिलने की बात चल रही थी, लेकिन बाद में उनको टिकट वहाँ मिला है। लेकिन वहाँ आरजेडी से प्रभुनाथ सिंह के लड़के तैयारी कर रहे थे और लालू यादव ने उनको आश्वासन भी दिया था कि हम आपको टिकट देंगे। प्रभुनाथ सिंह, जैसा कि आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि प्रभुनाथ सिंह अभी जेल में हैं और इसलिए वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। तो जब उनको टिकट वहाँ कांग्रेस को जब सीट उन्होंने दे दिया तो प्रभुनाथ सिंह के लड़के ने आरजेडी को छोड़ दिया है और वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और इधर एक सचिदानंद राय जो वहाँ सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी से विद्रोह करके एमएलसी बने हुए हैं और काफ़ी संपन्न लोग हैं, वो भी महाराजगंज से चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि वहाँ 2 भूमिहार और 2 राजपूत, क्योंकि सचिदानंद राय भी भूमिहार हो गए, आकाश प्रसाद सिंह भी भूमिहार हो गए और इधर जनार्दन सेग्रीवाल भी भूमिहार हो गए, राजपूत हो गए और प्रभुनाथ सिंह के लड़के भी राजपूत हो गए। तो इस तरह से 2 भूमिहार 2 राजपूतों के बीच में लड़ाई होगी वहाँ पर। तो बाकी लोग डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएंगे, बाकी जो जातियाँ वहाँ की होंगी वो डिसाइडिंग फैक्टर होगी। कहना बहुत मुश्किल होगा कि पलड़ा किस तरफ झुकेगा। पश्चिमी चंपारण में मदन मोहन तिवारी को चुना गया उम्मीदवार, तो वहाँ भी यही स्थिति थी कि देखिए, मदन मोहन तिवारी एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं और वो 2015 में कांग्रेस की ओर से बेतिया से चुनाव लड़े थे और उन्होंने रेणु देवी जो बहुत ही बीजेपी की सशक्त उम्मीदवार हैं, अभी मंत्री भी हैं वो बिहार सरकार में, उनको हराने का काम किया था। लेकिन 2010 में वो बेतिया में ही चुनाव लड़े और चुनाव हार गए हुए थे।
तो ये उनको जो है उनको यहाँ पर मदन मोहन तिवारी को यहाँ टिकट दिया गया है। आप जैसा कि जानते हैं कि बेतिया से केदार पांडे के पौत्र भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। मदन मोहन तिवारी को टिकट दिया गया है। बेतिया जो है सो एक ब्राह्मण बहुल क्षेत्र रहा है, वहाँ पर ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। तो उनके और संजय जायसवाल भी जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो भी माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के। उनके पिताजी भी मदन जायसवाल भी काफ़ी लंबे अरसे तक वहाँ से एमपी रहे हैं। तो एक पश्चिम चंपारण में भी एक रोचक मुकाबला देखने में आएगा, चूँकि ब्राह्मण जो है बिहार के अंदर सवर्ण और उसमें भी ब्राह्मण ये खास करके एनडीए के वोटर माने जाते हैं। तो देखना ये होगा कि क्या वो अपनी जाति के आधार पर कांग्रेस को वोट देते हैं कि नहीं देते हैं। समस्तीपुर से सन्नी हजारी को उतारा गया है कांग्रेस के द्वारा, तो वहाँ पर क्या स्थिति लग रही है? देखिए, सनी हजारी जो है सो महेश्वर हजारी के बेटे हैं। महेश्वर हजारी जी अभी देखिए समस्तीपुर का मामला और दिलचस्प हो गया हुआ है कि समस्तीपुर में बिहार सरकार के 2 मंत्री और दोनों नीतीश कुमार के चहेते मंत्री हैं। एक अशोक चौधरी और दूसरे महेश्वर हजारी जी, जो अभी तक डिप्टी स्पीकर थे, अभी मंत्री बने हैं वो। तो ये दोनों उनके चहेते हैं और दोनों की बेटी यानी अशोक चौधरी जी की लड़की सांभवी चौधरी, जो अब भूमिहार घराने की बहू बन गई हुई है। किशोर कुणाल जी जो एक जाने माना नाम है, जिनका पूर्व IPS पदाधिकारी रहे हैं और महावीर मंदिर के अभी सर्वे सर्वा हैं वो, तो उनकी बहू, उनके इकलौते लड़के की वो पत्नी है। तो वो बहू उसको एनडीए की ओर से रामविलास पासवान की जो पार्टी है LJP, उससे उसको टिकट मिल गया हुआ है। और सनी हजारी अपने पिता से राजनीतिक रूप से अलग होकर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। और पिता का भी ये कहना है कि भाई लड़का जब बालिग हो गया हुआ है तो उसको अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, छूट है, उसने अपना निर्णय लिया है, लेकिन मैं मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़ा हूँ। तो और एक बात और आपको जानना चाहिए कि महेश्वर हजारी जी और राम विलास पासवान जी आपस में रिलेशन है, उनका भाई वाला रिश्ता है। तो एक तरह से चिराग पासवान के वो क्लोज रिलेशन है, लेकिन क्लोज रिलेशन होने के बावजूद भी वहाँ टिकट जो है वो अशोक चौधरी जी की बेटी सांभवी चौधरी को मिला है। तो निश्चित रूप से एक दिलचस्प लड़ाई समस्तीपुर में देखने को आ रही है। समस्तीपुर एक सुरक्षित क्षेत्र है और इस सुरक्षित क्षेत्र में जो अब जो वोट या जो मत पड़ेंगे उसमें देखना होगा, दिलचस्प होगा कि इसमें किसको कितना ज़्यादा मत पड़ता है। सासाराम से मनोज कुमार को उतारा जा रहा है, वहाँ भी क्या? सासाराम जो है सो एक ट्रेडिशनल सीट है जगजीवन बाबू का, जगजीवन राम जी का। वो सुरक्षित क्षेत्र है। जगजीवन राम जी लगातार वहाँ से चुनाव जीते और विभिन्न मंत्रालयों में वो मंत्री भी हुए। बाद में वहाँ से उनकी बेटी मीरा कुमार, जो मीरा कुमार इंडियन फॉरेन सर्विस में थी, तो इंडियन फॉरेन उससे उन्होंने इस्तीफ़ा करके और उसके बाद वो वहाँ से चुनाव लड़ने लगी मीरा कुमार जी की शादी वहाँ हुई है। एक वरिष्ठ पदाधिकारी थे जो कुशवाहा समाज से आते हैं। तो अब मीरा कुमार चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, तो नेचुरली उनके लड़के, अब चूँकि कुशवाहा समाज से हैं तो उनके लड़के वहाँ से सासाराम से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसीलिए वहाँ पर ये मनोज कुमार राम, दरअसल राम टाइटल वहाँ नहीं है, मनोज कुमार राम हैं। तो मनोज कुमार राम भी अच्छे कैंडिडेट हैं, इसलिए कि वो बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं और बसपा से चुनाव लड़ने में उनको काफ़ी वोट उनको मिला था। तो एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में वो आए हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत ये हो रही है कि कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट की घोषणा करने में बहुत विलम्ब कर दिया है और जो विपक्षी प्रत्याशी हैं वो लगभग पूरे क्षेत्र में अब एक बार का दौरा वो लगा चुके हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। और एक नुकसान है सांगठनिक, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस 90 के दशक के बाद एक तरह से आत्मसमर्पण कर चुकी है लालू यादव जी के सामने, RJD के सामने। अगर सशक्त कांग्रेस को बनना है तो निश्चित रूप से ऐसा हम लोगों को महसूस होता है कि अगर वो
लालू यादव जी से अलग होकर और इंडिपेंडेंट रास्ता अपनाए तो हो सकता है कि एक चुनाव में उसको कठिनाई हो, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जब लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि नहीं साहब ये अब आरजेडी से इनका कोई संबंध नहीं रहा, तो इनके साथ सवर्ण भी जुड़ जाएंगे, इनके साथ जो शेड्यूल कास्ट हैं वो भी जुड़ जाएंगे और साथ ही साथ इनके साथ मुस्लिम भी जुड़ जाएगा, क्योंकि मुस्लिम आज भी लाचारी में ही क्षेत्रीय दल को वोट कर रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है कि वो लाचारी में क्षेत्रीय दल को वोट करते हैं, नहीं तो वो कांग्रेस के वोट बैंक हैं। कांग्रेस जिस दिन मजबूत मुसलमानों को लगेगा कि कांग्रेस अब मजबूत हो गई, तो वहाँ पर वो किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि वो मुसलमान के साथ जाएंगे। और एक बात और है कि कांग्रेस को ये समझना होगा कि लालू यादव को भी लालू यादव कभी भी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस यहाँ पनपे, इसलिए कि कांग्रेस के मजबूत होने का मतलब होगा लालू जी का कमज़ोर होना। इसलिए कि मुस्लिम वोट जो है वो आज इसलिए लालू यादव को मिल रहा है कि यहाँ कांग्रेस कमज़ोर है। अगर कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तो मुसलमान वोट जो आज ये लालू यादव जी लेते हैं यहाँ पर, या आरजेडी को मिलता है, वो सारा वोट कांग्रेस को मिलेगा। इसीलिए आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने कांग्रेस से बिल्कुल अपने को अलग कर लिया, इसलिए कि उन्होंने देखा कि अगर कांग्रेस के साथ हम रहेंगे तो मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ चला जाएगा और कांग्रेस बंगाल में अगर मजबूत होगी तो मुस्लिम वोटों का झुकाव कांग्रेस की तरफ हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ी चालाकी से ममता बनर्जी वहाँ कांग्रेस से बिल्कुल अलग हो गई हैं। हालांकि वो कहती हैं कि हम इंडिया ग्रुप में हैं, लेकिन बंगाल के अंदर हम बिल्कुल अकेले। धन्यवाद। जैसा कि हमने बात किया प्रोफेसर साहब से और आपको बताया कि क्यों उम्मीदवारों को चुनने में कांग्रेस को देरी हुई है। जहां जहां कांग्रेस का पेच फंसा हुआ था वहां पर कांग्रेस को उम्मीदवार चुनने में काफ़ी देरी हुई है। जहां तक बात रही आरजेडी के साथ कांग्रेस का बिहार में समीकरण के कारण ही कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर बिहार में पड़ी हुई है, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया। इसके साथ आपको बता दें कि अभी भी कांग्रेस की एक सीट जो पटना साहिब की सीट है उस पर उम्मीदवार की घोषणा अभी तक कांग्रेस के द्वारा नहीं की गई है। अब देखना होगा कि इतने अंतिम तिथि में जो उम्मीदवारों का चयन किया गया है कांग्रेस के द्वारा 5 सीटों पे, यहाँ तक कि एक सीट अभी भी बाकी है, तो क्या इलेक्शन के टाइम में क्या रोचकता बनी रहती है इन जगहों पर उम्मीदवारों के बीच, चाहे वो एनडीए के उम्मीदवार हो या फिर महागठबंधन के, दोनों में क्या इस हिसाब का वोट बैंक का समीकरण रहता है। तो इस खबर में बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।